जेवर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का चुनाव अभियान जोरों पर तेज़ी से पकड़ रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रवासी कार्यकर्ता धर्मवीर सिंह। आइए इनसे खास बातचीत करें। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, जो चुनावी दौरा है जी, तो आप एक प्रवासी कार्यकर्ता के तौर पर जेवर विधानसभा में हैं। क्या एक रणनीति तैयार की गई है चुनावी वैतरणी पार करने के लिए? देखो, हमारा जो संगठन है ये कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार हमारे पास मोदी जी का चेहरा था और अब की बार योगी जी और मोदी जी दो चेहरे हमारे पास हैं और साथ में हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत अपार शक्ति भी है, जिसमें हमारे पास विचार परिवार की शक्ति भी साथ में है। तो हमारी जो संगठन की योजना है यही है कि हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर बूथ जीते तो चुनाव जीते की रणनीति पे अपनाते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो है, मैं पिछले 1 महीने से यहाँ पर हूँ और हमारे इस विधानसभा में 419 बूथ हैं। 419 बूथों पे सक्रिय रूप से हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी आप जो चुनावी एक रणनीति है, जो आप यहाँ चुनाव का जो रोड मैप है, तो किस तरह से आप लेते हैं? देखो, रोड मैप कुछ लोग इसको जाति आधारित जो चुनाव बनाना चाहते हैं और हम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं और हम अपना उसी आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस देश को हम फिर गुलामी संस्कृति की तरफ तो जाने नहीं देंगे। और ये जो जाति आधारित था, तभी हमारे ऊपर मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने राज किया। अब हिंदुत्व का जागरण यहाँ पर इस देश में हो चुका है और उसको यहाँ के युवा बिल्कुल डूबने नहीं देंगे। हिंदुत्व की शक्तियाँ पूरी तरह से जागृत है और चुनाव को हम किसी जाति में बंटने नहीं देंगे और किसी पंथों में बंटने नहीं देंगे। ये इसी के आधार पर चुनाव चलेगा और बढ़ेगा। अच्छा, फिलहाल जेवर विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रमुख मुद्दा जो है चुनाव में, और पार्टी का क्या विकास को लेकर? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एयरपोर्ट का ही है। 18,000 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट है और पूरे क्षेत्र का विकास होना है। और उससे पहले भी यहाँ पर निरंतर जो है कॉलेज लाने के काम हो या जो हमारे यहाँ पर जो काम चल रहे हैं क्षेत्रीय विकास के, और हमारे विधायक ने भी बहुत अच्छे काम किए। और उसके बाद यहाँ पर जितनी बार हमारे जो सीएम हैं योगी जी और मोदी जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और विकास की यहाँ पर बिल्कुल एक जो विकास बहुत तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा। इसके लिए सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं और सब लोग योगी और मोदी जी के फैन हैं इस क्षेत्र में। और धीरेन्द्र जी की भी लोकप्रियता यहाँ बहुत अच्छी है। जैसे कि आपने जेवर एयरपोर्ट की बात की है, जेवर एयरपोर्ट या फिल्म सिटी जैसे जो परियोजना है, जो सौगात यहाँ क्षेत्रवासियों को मिली है, तो क्या एक ये विकास का मॉडल एक साबित होगा और ये चुनाव में एक खास उपलब्धि के तौर पर भाजपा इसको पेश कर रही है? देखो, एक एयरपोर्ट ऐसी चीज़ है कि जिससे जो है जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीनेशनल कंपनी अगर यहाँ पर अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं, अपना रोजगार के जो फैक्ट्रियाँ लगाना चाहती हैं, उनके लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है और ये इस क्षेत्र को एक अलग ऊंचाइयों पे ले जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया के अंदर अगर कोई बेस्ट जगह डेवलप हो रही है तो ग्रेटर नोएडा, और ये जेवर एयरपोर्ट की वजह से ग्रेटर नोएडा के विकास में और 4 चांद लग जाएंगे। आज यहाँ पर कासना मंडल में फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी तूफानी दौरा किया है और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कासना मंडल अध्यक्ष जगदीप नागर। आइए इनसे जानते हैं कि क्या खास आज अभियान रहा, क्या चुनावी जनसंपर्क रहा। जगदीप जी, आज क्या खास रहा है जो चुनावी, और किन किन गाँवों में दौरा किया मंत्री जी ने? आज हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, उनका हमारे कासना मंडल में तूफानी दौरा रहा और उनका प्रयास गुर्जर वोटरों को साधने के लिए एक अच्छा कदम रहा। उनका तूफानी दौरा में उन्होंने सिरसा गांव, उसके बाद में लडपुरा में सभा को संबोधित किया, फिर नवादा में और उसके बाद में सिलारपुर और चचूड़ा गांव में गए। तो हमने जो देखा, गुर्जरों में एक अच्छा उत्साह देखने को मिला है और हम चाहेंगे कि ये उत्साह इसी तरह बना रहेगा। यहाँ पे जो
पिछली जो सरकार रही, बसपा रही हो या सपा रही हो, वे गुंडा माफिया की सरकारें थी। उनमें किसी भी तरह का भाजपा ने उनका जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आगे को भाजपा सरकार में आप देख लेना कि गुंडे माफियाओं को जेल में बंद कर दिया है। अब जो है हम चैन से रात को कहीं भी निकल सकते हैं, मोटरसाइकिल से निकल सकते हैं, गाड़ी से भी निकल सकते हैं। किसी तरह की कोई दुविधा, किसी तरह की कोई परेशानी किसी भी को भी नहीं है। बहुत ही चैन से सभी कार्यकर्ता, सारी जनता खुश है। योगी जी और मोदी से पूरी जनता खुश है। आपने अभी गुर्जर वोटरों की बात कही है, तो यहाँ पे एक और से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी गुर्जर समाज से हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं नरेंद्र डाड़ा वो भी गुर्जर समाज से हैं, जो तीसरे प्रत्याशी हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन के जो प्रत्याशी अवतार बढ़ाना वो भी गुर्जर समाज से प्रत्याशी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो चुनाव में है वो जो मतों का, गुर्जर समाज के मतों का जो ध्रुवीकरण होगा वो तेज़ी से होगा ना, जो बटेंगे वोट, तो क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होगा। हमारे प्रत्याशी धीरेन्द्र सिंह मजबूत प्रत्याशी हैं। रही बात अवतार बढ़ाने जी की, वो तो उनके बारे में तो कहा जाता। आज माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने भी उनके बारे में जो बोला था कि ढूंढते रह जाओगे, जैसे कि एक एडवर्टाइज आती है सरफ की, उनको एक बार ढूंढने के बाद वो हाथ ही नहीं आते हैं। इसलिए उनके तो लिए वो तो एक बार जहाँ से लड़ते हैं उसके बाद वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, उनका वहाँ से अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, उनकी जनता वहाँ को भूल जाती है। तो इसलिए उनका तो कोई यहाँ पे हिसाब किताब है ही नहीं ठीक ठाक। आपका कहना है कि पहले फरीदाबाद, फिर मीरापुर, अब जेवर। हाँ जी। तो ना तो चुनाव से पहले कभी थे यहाँ, ना ही चुनाव के बाद कभी मिलेंगे। नहीं, यहाँ की तुलना फरीदाबाद और उससे खतौली से और मीरापुर से भी नहीं कर सकते। वहाँ के लोग हो सकता बहकावे में, धन के लालच में आके उन्होंने वोट दे दिया होगा। यहाँ पर तो उनको ये भी नहीं मिल पाएगा। जेवर में तो वो भी खत्म हो जाएगा। ना यहाँ पे पैसा से कोई वोट मिल सकती है, ना कोई यहाँ से लुभाने से वोट मिल सकती है। इसलिए उन्हें तो ढूंढते ही रह जाओगे, वो हाथ नहीं आएंगे। वो तो यहाँ तो उनका अस्तित्व भी नहीं है, कोई वोटरों का कोई है ही नहीं वहाँ पे तो एक भी कोई। अच्छा, अवतार बढ़ाना कितने अंतर पर रहेंगे? अवतार बढ़ाना का तो कोई अंतर ही नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब। यहाँ पे उनका तो यहाँ पे कोई वोट ही नहीं है। चुनाव किसके बीच लग रहा है आपको? देखिए, हम तो जो है, हमें तो हमारा जो विधायक है, प्रत्याशी है, मजबूत प्रत्याशी है हमारा भाजपा का धीरेन्द्र सिंह, हमें उनकी टक्कर में कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। फिलहाल जो चुनाव मैदान में क्या प्रमुख मुद्दे जनता के बीच में चल रहे हैं? अच्छा रुझान है, जनता भी खुश है। योगी मोदी की सरकार में जनता खुश है। सभी को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर तबका खुश है। सबको जो है मोदी जी ने, योगी जी ने, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले हम जो है अटेस्ट करवाने के लिए, जो हम कागजों में नौकरी के लिए अटेस्ट करवाते थे पेपर, उसके लिए हम डॉक्टर और प्रिंसिपल उनको ढूंढा करते थे। लेकिन मोदी जी ने एक ऐसा काम कर दिया कि अपने आप ही अटेस्ट करो, हमें ज़रूरत ही नहीं है कहीं भी जाने की। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। और मोदी जी ने शौचालय बनवाए, योगी जी ने तो गुंडा माफियाओं को ख़त्म ही कर दिया। तो इसलिए योगी जी और मोदी जी की सरकार को लोग बाग कैसे बोल सकते हैं? बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अमित भाटिया एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव में जो किसानों के प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या हैं, और जो भाजपा सरकार में किसानों के हित के लिए क्या कार्य किए गए थे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। अगर मैं गिनाने लगूं तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में अनेकों कार्य किए हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को जो एक राहत राशि भी हम लोग कहेंगे, जैसे जैसे किसानों को जैसे फसल बूती है तो जो छोटे छोटे किसान होते थे वो साहूकारों से पैसे लेते थे, लेकिन उन साहूकारों से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से तिमाही में किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये भारतीय जनता पार्टी भेजती है। सूखा हो, ओलावृष्टि हो, बाढ़ हो, उनसे किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान फसल बीमा योजना के तहत
किसानों की फसल की बीमा करने का काम किया है। तो आज किसान कहीं भी ऐसा नहीं है तो दुखी है। किसान भारतीय जनता पार्टी के शासन में समृद्ध हुआ है, विकसित हुआ है और उसकी आय दुगनी हुई है, इस बात में नो संकोच। लेकिन वही जो फसल है उसकी जो लागत है, जैसे खाद है, बीज है और पेट्रोल डीजल है, उसकी कीमत बढ़ी है, तो जनता ये भी कह रही है कि जिस हिसाब से फसल की लागत बढ़ी है उस हिसाब से मूल्य नहीं बढ़ा। देखो, उसी जो फसल की बात आप कर रहे हैं, मूल्य नहीं, मूल्य बढ़ा है। जो धान के पिछले मुकले 1800 1400 रुपये होते, आपके पास 2400 2500 मूल्य, उसे 500 600 रुपये बढ़े हैं। लेकिन जो लागत की हम बात करें, अब हमारा निरंतर प्रयास ये रहता है जो हम अपना देसी खाद का उपयोग करें। जो हम ये यूरिया डाई जो हम यूज करते थे उसे ज़्यादा खर्चा आता था, लेकिन हम घर पे ही अब जो खाद बनाने की अनेकों तरीके जो हम उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे जो हमारे अत्याधुनिक जो यंत्र हैं, कृषि जो यंत्र हैं, उन पर हम सब्सिडी किसानों के लिए दे रहे हैं। ट्रैक्टर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रल पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो अनेकों ऐसी चीज़ें जो हम किसानों को सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और आय दुगने की हम बात करें तो इस बात में भी कुछ संकोच नहीं है। किसानों के आय की दुगनी के लिए हम जो बिजली है, बिजली पे भी अभी हमने किसानों के लिए छूट दिया है कि आप उस पर आधी छूट हम लोग किसानों को देंगे। अच्छा, भाजपा सरकार में पुलिस सख्त हुई है, इससे पशु चोरी भी रुकी है और पशु को जो अवैध कटान था वो भी रुका। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की जो फसल है उसको छोटे पशु खा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या स्टैंड सरकार का रहा है? देखो, जो आप कह रहे हैं हमें कट्टी खाने रोके हैं, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन उसी के साथ साथ आप देख सकते देश के अंदर पहला एक राज्य है जिसमें हम अपने गौशाला के लिए 900 रुपये हम खर्च कर रहे हैं सरकार। और हमारा प्रयास ये रहता है, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ का निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो पशु हैं उनको सुविधा मिले। उनको हम जो भी हमारी पशुशाला खोली गई हैं उन पे हम उनको 900 रुपये उसको दे रहे हैं, जिसका हम खर्चा बराबर दे रहे हैं। और आप भी समझ सकते हैं कि जो पशुओं की कटाई होती थी, हम लोग आए दिन आप देखते थे चोरी होने के माध्यम से ऐसी दुधारू पशु लोग रात में खुल जाया करती, 9 पशुओं को काट कर कट्टी खाने में कटवा देते। लेकिन आप देखते हैं आज किसान समृद्ध है और चारों तरफ खुशी का माहौल है, ना चोरी हो सकती है ना कोई पशु खुलने का माहौल है। ऐसा राम राज यहाँ पर आया हुआ है और पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सब खुशहाल है। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जो किसानों की समस्या, खासकर यहाँ जो नोएडा प्राधिकरण भी है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण भी है, यमुना प्राधिकरण भी है। तो जेवर क्षेत्र में बात करें, यहाँ ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी है। तो जो किसान आबादी की जो समस्या है, जो किसानों को अपने भूखंड हैं और जो 64% मुआवजा, हालांकि वो कोर्ट का मामला है, तो ये जो तमाम सुविधा जो किसानों को है, आपको लगा कि ये इस सरकार में कितने % हल हुई है? देखो लैश भाई, पत्रकार महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पूर्व की सरकारों ने इतने गहरे गड्ढे यहाँ पर कर रखे थे जिनको भरने में समय लगा है। हमारी सरकार का तो पूरा कार्यकाल ही उनकी जांच कराने में लगा गया। बाहर के लोगों को, मुंबई और जितने भी बाहर के लोग, उनको यहाँ पर लाभ दिया गया, जबकि उनके यहाँ ज़मीन से कोई लेना देना है। उन्हीं लोगों की बैक लीज हुई, उन्हीं लोगों की शिफ्टिंग हुई। एक किसान की ज़मीन जो किसान भी नहीं है, उसकी ज़मीन गांव से हटाकर सेक्टर के बीच में उन लोगों की शिफ्टिंग करने का काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने निष्पक्ष रूप से जाँच कराई है। उसमें जाँच में कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। हमारी सरकार ने तो किसानों को कहीं भी अहित नहीं का हित किया है। और निरंतर अभी हमने बैकलीज और शिफ्टिंग का भी, हमारे बाबा आए थे करीबन 2 महीना पहले, हम लोगों ने अपना जो है स्वीकृति दे दी है और शिफ्टिंग अभी चालू हो चुकी है। और रोज़गार की हम बात करें तो 40% का रोज़गार हमारे यहाँ पर हम लोगों ने दिया है, किसानों के लिए भी किया है, सबके लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो कृषि कानूनों के लिए जो आंदोलन किया, उसमें किसान करीब 1.5 साल बैठा रहा दिल्ली की सीमाओं पर। गौतम बुद्ध नगर से भी काफ़ी किसान वहाँ भाग लेने के लिए किसान यूनियन भी गई, तो और बाद में वो कृषि कानून वापस भी हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, खासकर गौतम बुद्ध नगर में, कितना उसका प्रभाव पड़ेगा? देखो विलास भाई, मैं आपको बता दूं, जो तीनों कानून थे वो किसानों हितकारी थे, इस बात में नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जब हमारा देश का किसान नहीं चाहता, या तो हम उसे थोड़ा समझा नहीं पाए, और उन्होंने किसानों के हित के लिए अपने जो निर्णय था वो वापस हमने लिए। जब हमारे किसान, कोई बात नहीं, जब किसान ये चाहते तो हमने उनके लिए वापस लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान के हितकारी बिल थे। लेकिन विपक्ष की जो ताकतें हैं वो किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना हमारे सरकार पर चाहता था, क्योंकि किसान, ये भारतीय कृषि प्रधान देश है।
हम किसान के ऊपर, उनको पता था श्री नरेंद्र मोदी जी किसान के ऊपर हाथ नहीं उठाने वाले हैं। वो सारी जो असामाजिक तत्व हैं वो सारे किसान के पीछे लोग खड़े होकर राजनीति करने लगे। हम उनसे नहीं डरे और ना हम अन्य दलों से डरते, लेकिन किसान हमारा है, किसान हमारा अन्नदाता है, उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। लेकिन जब हमारे किसानों ने कहा कि आप मोदी जी से वापस लें, चुनाव का कोई बात नहीं है और हम किसानों के लिए हमेशा हितकारी कार्य करते हैं। अच्छा, जेवर विधानसभा गौतम बुद्ध नगर में एक ऐसी विधानसभा है जिसमें इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की सौगात प्रधानमंत्री द्वारा मिल चुकी है, वहीं जो फिल्म सिटी है वो प्रस्तावित है। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। क्या आपको लग रहा है कि जनता इनको विकास योजनाओं को सारे जो भाजपा है उसको मतलब हाथों हाथ ले रही है? क्या लग रहा है आपको? हमारे यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर और ख़ास तौर से पूरे पश्चिम क्षेत्र में बड़ा उत्साह का माहौल है, क्योंकि जो एयरपोर्ट आया है उससे रोजगार के साधन यहाँ पर खुलेंगे और इस बात में भी कोई संकोच नहीं, गौतम बुद्ध नगर में विकास की गंगा बहेगी और फिल्म सिटी आने से हमारे छोटे छोटे कलाकारों को यहाँ मौका मिलेगा। और यहाँ पार्क हम लोग बना रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी पार्क हो, दुनिया अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आई हैं और एयरपोर्ट से तो वाकई पूरे उत्तर प्रदेश में विकास होने वाला है और विश्व का आप देख सकते हैं आज इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। बाबा ने एक बड़ी सौगात हमारे लोगों को दी है। एयरपोर्ट एक बड़ी सौगात मिली है, लेकिन वहीं इसी विधानसभा में एक ऐसे प्रत्याशी जो कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं, उन्होंने इस एयरपोर्ट को चाइना एयरपोर्ट करार दे दिया है। क्या कहना है? देखो, जो चाइना एयरपोर्ट की वो लोग बात कर रहे हैं तो कम चलना तो उस प्रत्याशी का खुद ही की नहीं पता वो कितना चलेगा। चाइना का प्रोजेक्ट हल्का चलता तो उनको चाइना चाइना दिखता है, वो चाइना के तौर पे यहाँ पर आए हैं, दिखावट ज़्यादा और कम चलना, तो वो प्रत्याशी भी उसी तरीक़ा से हैं, चाइना की बात बोलते हैं। ये तो मेक इन इंडिया है, यहाँ तो मोदी जी द्वारा चलेगा पूरा का पूरा। जो प्रत्याशी आए हैं जैसे आए उससे तेज जो बोलते हैं ना अवतार, उससे तेज पकड़ेंगे रफ्तार, जनता नहीं लेगी। जो समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी अवतार बढ़ाना है, क्या वो चाइना मॉडल साबित होंगे? चाइना मॉडल खुश होंगे, इस तरह से बम होता है ना चाइना बम, खुद साबित होंगे। यहाँ कोई दाल करने वाली नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं वो देश के अंदर अनेकों चुनाव वो लड़े हैं, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध नगर की जनता है, उनको ऐसी यहाँ टिकने नहीं देगी, उनको खाली हाथ यहाँ से वापस जाएंगे। जितनी तेज़ी के साथ आए हैं उससे तेज़ी के साथ रफ्तार पकड़ेंगे अवतार जी यहाँ से। गौतम बुद्ध नगर है ये बाबू, ये झोंके में आने वाली नहीं है, गुजरगढ़ माना जाता है और यहाँ जातवाद की राजनीति चलने वाली नहीं है। सर्व समाज के सम्मान में यहाँ भाजपा है मैदान में और यहाँ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और गढ़ ही रहेगा। यहाँ सुरेंद्र नागर जी हैं, हमारे नेता हैं, हम इनको यहाँ नेता नहीं देंगे। क्या हम लोग घास खो देंगे यहाँ पे? अगर हम किसी बाहरी को यहाँ के आ जाएंगे, हम लोग जो है राजनीति करते हैं, जो नए नए अभी 70 टिकट मांगे हमारी भाजपा ने, हमारी भाजपा के प्रत्याशी दादरी पे 70 लोगों ने टिकट मांगे हैं, जेवर पे 15 लोगों ने टिकट मांगा। हम कहाँ जाएंगे? इन बाहरी को यहाँ नेता बना देंगे हम, कुछ नहीं होने वाला। लिहाज भाई खाली हाथ यहाँ से वापस जाएंगे। विजय लैब न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो केंद्रीय मंत्री हैं और फरीदाबाद के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने आज दौरा किया, कई गाँवों में तूफानी दौरा किया और इनका साफ ये कहना है कि जो भाजपा सरकार है, जो केंद्र की मोदी सरकार है, जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उनके द्वारा जो सबका साथ सबका विकास के संकल्प पत्र पर जो कार्य किए थे वो जनता के बीच गए, धरातल पर गए। उन तमाम उपलब्धियों के सारे भाजपा चुनाव में अपनी वैतरणी पार करेगी। जो क्षेत्रीय विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, वो भारी मतों से जीतेंगे। आप देखते रहिए विजन लाइव। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।